Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 21st of October 2022 and if you are finding this analysis helpful then please like, share and subscribe. And अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस के हाईलाइटेड पोर्शन की PDF चाहिए प्लस स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड टू एवरी टॉपिक तो आप इसको बाय कर सकते हो। ये आपको कॉस्ट करेगा 100 रुपीज़ पर मंथ। इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। फर्स्ट यू हैव टू कीप अ यूज़र नेम ऑफ योर टेलीग्राम अकाउंट। तो आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूज़र नेम रखना है। उसके बाद आपको प्रिवेसी सेटिंग्स को चेंज करना है। उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी, ग्रुप्स एंड चैनल्स, हु कैन ऐड मी टू द ग्रुप चैट्स। वहाँ पर आपको एवरीबडी चूज़ करना है। यू कैन पे वाया UPI टू द मेंशन्ड UPI ID एंड देन यू हैव टू सेंड पेमेंट प्रूफ अलॉन्ग विद योर टेलीग्राम यूज़र ID टू द मेंशन्ड जीमेल अकाउंट। सेकेंड प्रोग्राम है करंट अफेयर्स मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें करंट अफेयर्स को कॉम्प्रहेंसिवली कवर किया जा रहा है। आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। करंट अफेयर्स को सेवरल सोर्सेज से कवर किया जाएगा। जो भी सोर्सेज UPSC के लिए रेलेवेंट है उनसे करंट अफेयर्स को कवर किया जा रहा है। लेक्चर्स आपको एवरीडे बेसिस पर प्रोवाइड किए जाएंगे। डेली PDFs आपको प्रोवाइड की जाएगी। आपको डेली क्विजेस मिलेंगे। पर्सनल डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। आप मुझसे ऑन कॉल बात कर सकते हो। और जो करंट अफेयर से रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन है उसको भी डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। और ये सीरीज़ आपके प्रीलिम्स के लिए भी यूज़फुल रहेगी एंड आपके मेंस के लिए भी यूज़फुल रहेगी। एंड इसका प्राइस है 2000 रुपीज़ पर मंथ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो देन यू कैन मेक पेमेंट वाया UPI टू द मेंशन्ड UPI ID एंड देन यू हैव टू सेंड योर नेम, ईमेल ID, मोबाइल नंबर एंड प्रूफ ऑफ पेमेंट टू द मेंशन्ड जीमेल ID। और उसके बाद आपको कुछ टाइम तक वेट करना है टू गेट एडेड टू द प्रीमियम ग्रुप, जहाँ पर आपको डेली लिंक मिल जाएंगे फॉर द वीडियोज़। अब हम आज की न्यूज़पेपर एनालिसिस देखते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है लिज ट्रस क्रैशेस आउट एज ब्रिटेन्स PM इन 45 डेज। तो क्या रीज़न है कि जिसकी वजह से इनको स्टेप डाउन करना पड़ा, वो हम एक्सप्लेन्ड पेज पर देखेंगे। वैसे यहाँ पर मेन रीज़न था जो इन्होंने मिनी बजट पेश किया था, जिसकी वजह से जो पाउंड स्टर्लिंग है ब्रिटेन में वो क्रैश हो गया था और ब्रिटेन में एक इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई थी। द कंजर्वेटिव पार्टी विच होल्ड्स अ बिग मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट एंड नीड नॉट कॉल अ नेशन वाइड इलेक्शन फॉर अनदर 2 ईयर्स। लेकिन ये यहाँ पर होगा ब्रिटेन का 5th प्राइम मिनिस्टर इन 6 ईयर्स। कंटेस्ट किसके बीच में होगा ये हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो हमारी ये जो ब्रिटेन की पॉलिटिक्स है ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया है उसका रीज़न हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो जो ब्रिटिश की पॉलिटिक्स है वो काफ़ी वॉलेटाइल हो रखी है सिंस द 2016 वोट टू लीव द यूरोपियन यूनियन। नेक्स्ट है इंडिया रशिया ट्रेड सोर्स टू रिकॉर्ड हाई एज इम्पोर्ट्स ऑफ ऑयल एंड फर्टिलाइजर ड्राइव सर्ज। तो रशिया बन गया है 7th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। Fueled by a surge in import of oil and fertilizers, India's bilateral trade with Russia has soared to an all-time high of $18,229 million in just 5 months. In contrast, total annual bilateral trade between the two countries, जो कि 2021-22 में था, वो था $13,124 million और इस बार है ये $18,229 million. With the sharp spike in trade, Russia has now become India's 7th biggest trading partner और रशिया की जो पोजीशन थी वो थी 25th लास्ट ईयर और इस ईयर है 7th। द US, चाइना, UAE, सऊदी अरेबिया, इराक एंड इंडोनेशिया ये 6 कंट्रीज़ हैं जो कि यहाँ पर रशिया से आगे हैं। नेक्स्ट PM टू हैंड आउट अपॉइंटमेंट लेटर्स टू 75,000 न्यू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ टुमारो। तो यहाँ पर वादा किया गया था कि 10 लाख गवर्नमेंट जॉब्स क्रिएट की जाएंगी 18 महीने में। इन लाइन विद दिस जून 16 अनाउंसमेंट टू प्रोवाइड 10 लाख गवर्नमेंट जॉब्स ओवर 18 मंथ्स। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो ईज हुआ है वाइल देयर वर जॉब एंड इनकम लॉसेज इन द प्राइवेट सेक्टर ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। तो कोविड-19 महामारी के दौरान जॉब और इनकम लॉसेज हुए थे प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन उसके बाद भी हमें डेटा से ये पता चल रहा है एनुअल रिपोर्ट ऑफ द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे फॉर जुलाई 2020 टू जून 2021 की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो ड्रॉप हुआ है टू 4.2% फ्रॉम 4.8% इन द प्रीवियस ईयर। लेकिन ये जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ है ये क्रिएट हुआ है लो क्वालिटी अनपेड वर्क, बट इट ऑल्सो shows that the rise in employment was largely in low quality unpaid work. In the unpaid self-employed category, जो employment है वो rose हुआ to 17.3% in 2020-21 from 15.9% in 2019-20। तो unemployment ease हुआ है, लेकिन जो employment create हुआ है वो create हुआ है low quality unpaid work में। नेक्स्ट हम देखते हैं When a Ghost Gets a Voice। तो यहाँ पर बुकर प्राइज़ की बात की गई है। जो बुकर प्राइज़ के विनर हैं वो हैं श्रीलंकन ऑथर और जिनका नाम है यहाँ पर शेहान
करुणा तिलाका, तो ये इनका नाम है। और इनकी नॉवल का क्या नाम है? द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा, और इसका ट्रांसलेशन है चैट्स विद द डेड। ये भी यहाँ पर मेंशन है चैट्स विद द डेड, आप यहाँ पर देख सकते हैं चैट्स विद द डेड। द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एज चैट्स विद द डेड इन 2020। तो ये बस आपको पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं आगे। तो गूगल अपनी जो पोजीशन है उसका यहाँ पर यूज़ करता है, डोमिनेंस को अब्यूज़ करता है, इसीलिए यहाँ पर सीसीआई ने गूगल को ये कहा है कि आपको पे करने पड़ेंगे 1337 करोड़ रुपीज़, पे रुपीज़ 1337 करोड़ फॉर अब्यूजिंग डोमिनेंस। अब गूगल जो वो है अपनी डोमिनेंस को कैसे अब्यूज़ करता है? फॉर एग्जांपल जो गूगल है वो ये कहता है कि आपको पहले से फ़ोन्स में प्री इंस्टॉल करके देना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम और यहाँ पर जो भी विजेट है ये सब आपको प्री इंस्टॉल करके देना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है जो यूज़र है वो डिफ़ॉल्ट खुद से चूज़ नहीं कर सकता कि उसको यहाँ पर कौन सा सर्च इंजन यूज़ करना है। For instance, it said that Google should not deny access to its Play Services plugins to disadvantaged original equipment manufacturers। और यहाँ पर जो ये कहा जाता है कि प्री इंस्टॉल करके देना पड़ेगा गूगल सर्च, क्रोम ब्राउज़र, यूट्यूब, गूगल मैप्स, जीमेल और एनी अदर गूगल एप्लीकेशन, तो ये सब नहीं होना चाहिए। द CCI also said that Google will have to allow users कि यूजर्स यहाँ पर खुद चूज़ करें कि उनका डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन क्या होना चाहिए ड्यूरिंग द इनिशियल डिवाइस setup. According to CCI, Google manages the Android operating system as well as other licenses। तो यहाँ पर Google के पास एडवांटेज होता है over its competitors to pre-install most prominent search entry points such as search apps, widget and Chrome browser on Android devices। तो इसका मतलब ये है जो Google है वो अपनी dominant position का abuse करता है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। यहाँ पर एक न्यूज़ और है, टीच इन मदर लैंग्वेज अंटिल एज 8। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यहाँ पर बात करता है कि जो फाउंडेशनल स्टेज एजुकेशन होनी चाहिए उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए मदर टंग। हैज़ रिकमेंडेड दैट द मदर टंग शुड बी द प्राइमरी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर चिल्ड्रन टिल 8 years ऑफ एज इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स। क्योंकि अगर यहाँ पर जब बच्चा स्कूल में जाता है और एकदम उसको नई लैंग्वेज पढ़ाने लग जाओ तो अभी तक उसने जो भी सीखा होता है 3-4 साल में वो पूरा एंटायर लर्निंग प्रोसेस रिवर्स हो जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए, इसीलिए जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए फाउंडेशनल एजुकेशन में वो होना चाहिए यहाँ पर मदर टंग। If the child is taught with a new or unfamiliar language as the medium of instruction, the 3-4 years of experience that the child comes with gets completely disregarded as a new language is taught from the beginning। और जिसकी वजह से जो भी उसके फाउंडेशनल एक्सपीरियंसेस है हम उसको नेगेट कर देते हैं। Since children learns concepts most rapidly and deeply in their home language, तो यहाँ पर प्राइमरी फोकस ये होना चाहिए कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो वो यहाँ पर चाइल्ड की होम लैंग्वेज हो, मदर टंग हो, फेमिलियर लैंग्वेज हो इन द फाउंडेशनल स्टेज। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंग्लिश को डिसरिगार्ड कर रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है तो इंग्लिश को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा एज सेकेंड लैंग्वेज ईदर इन क्लास फर्स्ट एज सेवरल स्टेट्स हैव ऑलरेडी डन, और एट द प्री स्कूल लेवल तो इंग्लिश भी पढ़ाई जाएगी, इंग्लिश को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो एम्फेसिस होगा वो होगा मदर टंग के ऊपर। अब हम चलते हैं आगे। Invest in defense industry, assure good returns, Rajnath at Defense Expo। Assuring good returns, Union Defense Minister Rajnath Singh Thursday invited investment from the domestic industry और जो foreign original equipment manufacturers हैं वो भी यहाँ पर इंडियन डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करें। डिफेंस एक्सपो चल रही है जो कि हो रही है गांधीनगर गुजरात में। तो इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री सनराइज सेक्टर होने वाली है इन द ईयर्स टू कम, और 2025 तक जो गवर्नमेंट का प्लान है वो ये है कि हमें डिफेंस प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है फ्रॉम $12 बिलियन टू $22 बिलियन, और ये नंबर एक्सीड भी हो सकता है। तो एक कंट्री के लिए दो स्ट्रेंथ के पिलर्स होते हैं, एक होता है जीडीपी, दूसरा होता है डिफेंस कैपेबिलिटी। द फर्स्ट इज द जीडीपी एंड द सेकंड इज इट्स डिफेंस कैपेबिलिटी और इट्स एबिलिटी टू कीप इटसेल्फ सिक्योर। तो ये दो फैक्टर्स यहाँ पर सब कुछ डिसाइड करते हैं कि उस कंट्री का यहाँ पर डेवलपमेंट कैसा होगा, साइंस कैसी होगी, एग्रीकल्चर कैसा होगा, ट्रेड कैसा होगा। तो बहुत लंबे समय तक ये सोचा जाता था कि अगर आप डिफेंस में यहाँ पर पैसा खर्च कर रहे हो तो बेसिकली यहाँ पर डेवलपमेंट पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और अगर आप यहाँ पर डेवलपमेंट के ऊपर पैसा खर्च कर रहे हो तो आपको डिफेंस पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं, आप दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली कर सकते हो। फॉर अ लॉन्ग टाइम देयर वॉज अ लाइन ऑफ थॉट इन द कंट्री दैट डिफेंस एंड डेवलपमेंट फॉर ऑपोजिट पोल्स। इट मेंट दैट if we concentrated on our social economic development then we would have to compromise on our defense capabilities, और अगर हम अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज करेंगे तो हमें सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इट इज़ सरप्राइजिंग कि इंडिपेंडेंस के बाद भी हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिपेंडेंस नहीं पा पाए। To increase the participation of domestic industry in the defense sector, गवर्नमेंट ने ईयर मार्क कर रखा है 68% ऑफ द डिफेंस कैपिटल एक्विजिशन फॉर डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट फॉर द ईयर 2022-23, जिसमें से जो 25% है वो रिजर्व किया गया है फॉर द डोमेस्टिक प्राइवेट इंडस्ट्री।
फिर यहाँ पर फोर्थ पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट निकाली गई है जिसमें 101 आइटम्स है जिनको कि हम यहाँ पर इंपोर्ट करना बंद कर देंगे और इंडिया में ही इनको बनाया जाएगा। अब हम चलते हैं आगे। हाउ नॉट टू मेजर हंगर, तो यहाँ पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात की गई है जिसमें इंडिया की रैंकिंग यहाँ पर दी गई है 107 आउट ऑफ 123 कंट्रीज। तो ऑथर ने इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि जो इसमें इंडिकेटर्स लिए गए हैं इसमें 4 इंडिकेटर्स होते हैं, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग एंड चाइल्ड मोर्टालिटी। तो अंडर नरिशमेंट आप कह सकते हो कि हंगर से रिलेटेड है, लेकिन जो बाकी 3 इंडिकेटर्स हैं वो सिर्फ हंगर से रिलेटेड नहीं है, वो पार्शली हंगर से रिलेटेड है, तो उनसे आप यहाँ पर हंगर मेजर नहीं कर सकते हो। तो ये यहाँ पर ऑथर ने बताया, जो कि हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि यहाँ पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स की मेथोडोलॉजी क्यों गलत है। रिसेंटली कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हेल्थ रिलीज्ड द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो ये जो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्थ है ये है यूरोपियन एनजीओस। इंडिया रैंक्ड 107 आउट ऑफ 123 कंट्रीज ड्रॉपिंग फ्रॉम द रैंक। तो 2021 में हमारी रैंक थी 101, इस बार हमारी रैंक है 107। गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया है, इस इंडेक्स को रिजेक्ट कर दिया और गवर्नमेंट ने ये कहा है कि ये जो मेथोडोलॉजी यहाँ पर यूज़ की गई है पूरी तरीके से गलत है। द रिबटल बाय द गवर्नमेंट रेस्ट ऑन वैलिड ग्राउंड्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो अंडर नरिशमेंट का डेटा है उसके लिए फाओ के डेटा को यूज़ किया गया है। अबाउट अ थर्ड ऑफ द इंडेक्स रेस्ट ऑन द फाओस एस्टिमेट्स ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ अंडर नरिश्ड इन द पॉपुलेशन। और अगर हम और ज़्यादा डिग करें तो हमें ये पता चलता है कि ये जो अंडर नरिशमेंट का डेटा है ये यहाँ पर निकाला गया है पोल सर्वे करके ऑफ 3000 हाउस होल्ड्स इन इंडिया। तो ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता है एंटायर पॉपुलेशन का। टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी ये ज़रूरी है कि जो भी इंटरनेशनल एजेंसीज यहाँ पर डेटा यूज़ करती हैं वो उस डेटा को यूज़ करें जो कि पब्लिक डोमेन में हो। However, quibbles about this one indicates the larger question: is this index genuinely measuring hunger? For example, यहाँ पर 4 indicators की बात की गई है, undernourishment, अंडर 5 मोर्टालिटी रेट, प्रेवलेंस ऑफ स्टंटिंग एंड वेस्टिंग। जो लास्ट 3 इंडिकेटर्स हैं वो होते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फॉर इंडिया। प्रोपोर्शन अंडर नरिश्ड एंड चाइल्ड मोर्टालिटी कॉन्ट्रीब्यूट 1/3 ईच टू द इंडेक्स और स्टंटिंग और वेस्टिंग कॉन्ट्रीब्यूट करता है 1/6 ईच। हाउ गुड आर दीज इंडिकेटर्स इन पिकिंग अप ऑन हंगर? वाइल द फर्स्ट, अगर हम यहाँ पर अंडर नरिशमेंट देखें तो ठीक है, इससे हंगर का पता चलता है। चाइल्ड मोर्टेलिटी सिर्फ हंगर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ये और भी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल कंट्री का डिजीज़ क्लाइमेट कैसा है, पब्लिक हेल्थ सिस्टम कैसा है, तो चाइल्ड मोर्टेलिटी सिर्फ हंगर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। Similarly, the relationship between stunting and wasting and hunger is not apparent. As UNICEF notes in an article titled Stop Stunting, Poverty is not a clear cause of stunting, क्योंकि यहाँ पर आपको stunted children wealthiest households में भी मिल जाएंगे। तो बहुत सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं स्टंटिंग के लिए। फॉर एग्जांपल इन्फेंट एंड चाइल्ड केयर प्रैक्टिसेस, हाइजीन, डाइटरी डाइवर्सिटी एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस सराउंडिंग मैटरनल राइट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो स्टंटिंग सिर्फ यहाँ पर पॉवर्टी की वजह से नहीं होती है, हंगर की वजह से नहीं होती। स्टंटिंग के लिए बहुत सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। वेस्टिंग इज एसोसिएटेड विद बोथ रीसेंट इलनेसेस एंड लो फूड इनटेक। तो वेस्टिंग भी यहाँ पर कंप्लीटली डिपेंड नहीं करती है हंगर के ऊपर। द टू आर क्लोजली रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन जो कि सफ़र करते हैं फ्रॉम डायरिया से, दे आर लेस लाइकली टू ईट एंड पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस, जिसकी वजह से वो ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं टू डिजीज़। दस वाइल ऑल द 3 इंडिकेटर्स ऑफ चाइल्ड हेल्थ ये रिलेटेड तो हैं पुअर फूड इनटेक से, लेकिन यहाँ पर ये सॉलिडली डिटरमाइन नहीं होते हैं हंगर की वजह से। तो ऑथर ने बेसिकली यहाँ पर ये बताया गया है कि यहाँ पर जिससे आप हंगर मेजर कर रहे हो, जिसके लिए आपने इंडिकेटर्स यूज़ किए हैं, वो यहाँ पर सॉलिडली रिप्रेजेंट नहीं करते हैं हंगर को। डिस्पाइट दिस प्रोग्रेस वी नीड टू कंटिन्यू अवर एफर्ट टू रिड्यूस चाइल्ड मोर्टालिटी। तो यहाँ पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा बताया गया है, जो कि आप यहाँ पर याद कर सकते हो अगर आपको मेंस आंसर राइटिंग में लिखना हो। They argue that close attention needs to be paid to other aspects of food deprivation such as the intake of vitamins and minerals, fat consumption and the diversity of the diets। तो हमें सिर्फ यहाँ पर सीरियल के ऊपर फोकस नहीं करना है, हमें यहाँ पर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के ऊपर भी फोकस करना है। Thus the global hunger index is riddled with inadequate and poorly described data and a lack of conceptual clarity। कल हमने डिस्कस किया था कि जो कतर है वहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है, तो इंडियन माइग्रेंट्स भी गए थे जो यहाँ पर स्टेडियम वगैरह बनना था, और इंडियन माइग्रेंट्स में एटलीस्ट यहाँ पर 40 माइग्रेंट्स थे जिनकी कि यहाँ पर डेथ हो गई थी। तो नवंबर में कतर में बहुत सारे लोग जाएंगे क्योंकि कतर में होने वाला है फीफा वर्ल्ड कप। एंड फ्यू आर लाइकली टू रिमेंबर द थाउजेंड्स ऑफ लेबरर्स, जिसमें से बहुत सारे लोग इंडिया से भी गए थे जिन्होंने इन स्टेडियम्स को बिल्ड किया एंड पेड अ प्राइस फॉर इट। तो इंडियन एक्सप्रेस ने इन्वेस्टिगेशन किया और ये पाया कि लगभग 40 लोगों की मौत हो गई कतर में सिंस 2010, जब से फीफा ने अवार्ड किया था वर्ल्ड कप 2022 टू द गल्फ किंगडम। जो सुप्रीम कमेटी है फॉर डिलीवरी एंड लेगेसी, द कतरी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि यहाँ पर चार्ज दिया गया था कि आपको इस इवेंट को डिलीवर करना है, उनका ये कहना है कि इसमें से जो डेथ्स हैं उसमें से सिर्फ 3 डेथ्स यहाँ पर वर्क रिलेटेड हैं। दिस न्यूज़पेपर ट्रैक डाउन द फैमिलीज ऑफ 9 ऑफ द डेड, और ये पाया गया
कि इन फैमिलीज़ को कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं मिला और इसके अलावा उनके लव्ड वंस की डेथ किस वजह से हुई वो भी उनको नहीं पता है। द सुप्रीम कमिटी हैज़ एडमिटेड कि जो यहाँ पर स्टैंडर्ड्स ऑफ वेलफेयर है उसको यहाँ पर इन्हेंस किया जा सकता है, बट अ पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन गवर्नमेंट के पास भी है। फॉर एग्जाम्पल कि जो माइग्रेंट वर्कफोर्स है उसकी वेलबींग को कैसे इंश्योर किया जाए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन गवर्नमेंट की भी है। माइग्रेंट वर्कर्स कॉन्स्टिट्यूट अ लार्ज चंक ऑफ द इंडियन डायस्पोरा, ओवर 8 मिलियन इंडियंस जो कि गल्फ कंट्रीज में रहते हैं वहाँ पर काम करते हैं, और जो एनुअल रेमिटेंस आता है वो आता है $25 बिलियन का। तो ये जो ज़्यादातर लोग हैं ये सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड होते हैं, जिसकी वजह से इनका एक्सप्लॉयटेशन होता है बाय देयर एम्प्लॉयर्स। मैनी ऑफ देम आर रिक्रूटेड थ्रू द वीज़ा स्पॉन्सरशिप सिस्टम, जिसकी वजह से यहाँ पर एजेंट्स वगैरह इन्वॉल्व हो जाते हैं। दैट द एडमिनिस्ट्रेशंस इन गल्फ नेशंस आर नॉन ट्रांसपेरेंट और लेबर राइट्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। द अवेलेबिलिटी ऑफ चीप एंड फुटलूज ग्लोबल लेबर, जिसकी वजह से यहाँ पर जो इंडियन माइग्रेंट्स जाते हैं उनकी बार्गेनिंग पावर भी नहीं होती है। इन दिस बैकड्रॉप इश्यूज ऑफ लेबर वेलफेयर डू नॉट हैव ईजी सॉल्यूशंस। तो क्या किया जा सकता है कि पहले आप डिपार्चर कर दो ताकि वहाँ पर जाके उनकी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग हो सके, उनको पता चल सके कि अगर ऐसी कोई क्राइसिस आएगी तो उसके साथ उनको कैसे डील करना है। मेजर्स सच एज प्री डिपार्चर ट्रेनिंग में हेल्प इन्फॉर्म माइग्रेंट वर्कर्स about their rights and equip them to deal with the crisis at labor sites and camps। और अगर यहाँ पर जो एम्प्लॉयर है वो अगर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस को डिसऑनर कर रहा है तो ऐसी कंडीशन में उनको क्या करना है। इंडियन एम्बेसीज नीड टू प्रायोरिटाइज द कंसर्न्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। तो यहाँ पर सेंटर जो है उसको कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने की ज़रूरत है विद गवर्नमेंट्स इन द गल्फ ऑन इम्प्रूविंग ओवरसाइट इन कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट एंड लेबर वेलफेयर। स्टेट्स सच एज केरला जहाँ से बहुत ज़्यादा लेबर एक्सपोर्ट होता है टू गल्फ कंट्रीज़, तो इन्होंने इंस्टीट्यूशनल चेक्स और सिस्टम्स बना रखे हैं टू बिल्ड अ सेफ्टी नेट फॉर माइग्रेंट वर्कर्स, जो कि हमें यहाँ पर पूरे इंडिया में बनाने की ज़रूरत है। आउटवर्ड माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया ये आने वाले फ्यूचर में भी होने ही वाला है, क्योंकि इंडिया में इतनी जॉब्स आप क्रिएट नहीं कर पा रहे हो। पब्लिक पॉलिसी मस्ट फैक्टर इन दीज ट्रेंड्स एंड इंक्लूड मेजर्स टू एड्रेस माइग्रेंट्स कंसर्न। नेक्स्ट है एन अनअबेटेड प्रॉब्लम। तो रुपी यहाँ पर डेप्रिशिएट हो रहा है, इसके बारे में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं तो अब हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट है सनफ्लावर्स इन द फील्ड, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है इलेक्शन एज पोर्टेंट, तो कांग्रेस के इलेक्शंस के बारे में बताया गया है, वो पार्ट हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इंटरनल जो पार्टी में डेमोक्रेसी वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मोस्ट पार्टीज आर सब्जर्वियंट टू 1 और 2 सुप्रीम लीडर्स। तो अगर आप यहाँ पर पार्टी देखो तो आपको पता चलता होगा कि पार्टीज में यहाँ पर 1 और 2 सुप्रीम लीडर्स ही होते हैं। इलेक्टोरल डिफीट डज नॉट लूजन देयर कंट्रोल और होल्ड ओवर द पार्टी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जनरल ट्रेंड ये होना चाहिए कि पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जो कि हमें यूरोप की पार्टीज़ में दिखती है, नॉर्थ अमेरिका की पार्टीज़ में दिखती है। फॉर एग्जांपल ब्रिटेन, अब ब्रिटेन में यहाँ पर जब लीडर को चूज़ किया जाना था तो बहुत सारी डिबेट्स हुई लिज ट्रस और यहाँ पर ऋषि सुनक के बीच में, तो आप देख सकते थे कि प्रोसेस कैसा था, कितनी ज़्यादा इंटरनल डेमोक्रेसी यहाँ पर स्ट्रांग है। The process of choosing a new leader for the Conservative Party in Britain and the widely publicized debates between Liz Truss and Rishi Sunak exemplify this template। लेकिन इंडिया में इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है। कांग्रेस पार्टी हैज शोन व्हाट इंटरनल डेमोक्रेसी इज एंड अदर पार्टीज को भी इससे लेसन लेना चाहिए। तो पार्टीज को यहाँ पर डेमोक्रेटाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट है यहाँ पर द क्लाइमेट फ्रंट। क्लाइमेट चेंज इज़ अ ग्लोबल कंसर्न, तो यहाँ पर जो रिस्पॉन्स होना चाहिए वो भी होना चाहिए वेल कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल रिस्पॉन्स। इन सिंपलर टर्म्स व्हाट नीड्स टू बी डन, कि हमें मॉनिटर करने की ज़रूरत है कि कितना ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन का नेट स्टॉक है जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, और हम यहाँ पर किस तरीके से इसको कंटेन या रिड्यूस कर सकते हैं। अनलाइक मैनी पोल्यूटेंट गैसेस जिनका रिलेटिवली शॉर्टर लाइफ स्पैन होता है, ग्रीन हाउस गैस का यहाँ पर बहुत लंबा लाइफ स्पैन होता है, और इसके अलावा यहाँ पर जो ग्रीन हाउस गैस होती है तो ये यहाँ पर बहुत लंबा ट्रैवल भी कर सकती है एज कम्पेयर टू पोल्यूटेंट गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड विच कैन एट बेस्ट ट्रैवल अप टू अ फ्यू 100 किलोमीटर्स। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ट्रैवल कर सकती है 2000 ऑफ किलोमीटर। सो वाइल एक्सेसिव सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से यहाँ पर एसिड रेन हो जाएगी आसपास के एरिया में, लेकिन यहाँ पर जो ग्रीन हाउस गैस है वो पोटेंशियली इंपैक्ट कर सकती है क्लाइमेट इन प्लेसेस जो कि सोर्स से बहुत ज़्यादा दूर हो। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन द 19th सेंचुरी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द वर्ल्ड एडेड टू ग्रेट वॉल्यूम्स ऑफ द GHG इन द एटमॉस्फेयर ओवर टाइम। तो जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है। अनफॉर्चुनेटली उस समय ये नहीं पता था कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है। फिर यहाँ पर UNFCCC आता है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि 1994 में स्टार्ट होता है और तब तक डैमेज हो चुका होता है।
GHG targets discussed in COP meetings under the UNFCCC framework largely focuses on containing inflows of new emission, कि आगे हमें और emission नहीं होने देना है और जो भी स्टॉक है GHG का एटमॉस्फेयर में उसको हमें रिड्यूस या कंटेन करना है। टू एड्रेस दिस सब्सटेंशियल फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए GHG का जो स्टॉक है एटमॉस्फेयर में उसको कंटेन करने के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज की जरूरत पड़ेगी। और ये जो टेक्नोलॉजीज और रिसोर्सेज हैं ये हैं डेवलप्ड कंट्रीज के पास, और डेवलप्ड कंट्रीज ने ही इस मेस को क्रिएट किया है। तो डेवलप्ड कंट्रीज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग दिस मेस इन द फर्स्ट प्लेस एंड हैव द बेटर फाइनेंशियल कैपेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, तो उनको इसका बर्डन बेयर करने की जरूरत है, तो उनको फंड्स प्रोवाइड करने की जरूरत है टू द डेवलपिंग कंट्रीज और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की जरूरत है। यही फिलॉसफी है बिहाइंड द कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज प्रिंसिपल। सीओपी मीटिंग जो कि कोपेनहेगन में होती है 2009 में, तो डेवलप्ड कंट्रीज यहाँ पर प्लेज करते हैं कि ये हर साल $100 बिलियन देंगे डेवलपिंग कंट्रीज को टू मिटिगेट एंड टू अडेप्ट टू क्लाइमेट चेंज। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज ने अभी तक $100 बिलियन देना स्टार्ट नहीं किया है, तो अपने फाइनेंशियल कमिटमेंट को फुलफिल नहीं कर रहे हैं डेवलप्ड कंट्रीज। इनफैक्ट $100 बिलियन पर ईयर ये तो बहुत छोटा अमाउंट है क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, हमें तो इससे बहुत ज़्यादा की ज़रूरत है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की ज़रूरत है। Excessive hot weather, untimely and excessive rains, flooding and extreme climatic conditions this year have affected people across the world. It is however the poor and developing countries जिनको यहाँ पर brunt bear करना पड़ रहा है क्योंकि उनके पास resources नहीं है climate change से डील करने के लिए। इंडिया विद 17.7% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, 30% वर्ल्ड की कैटल पॉपुलेशन, हमारे पास 2.4% वर्ल्ड का सरफेस एरिया, 4% वाटर रिसोर्सेज हैं, 55% जो हमारी एनर्जी नीड है वो हम मैच करते हैं बाई कोल, और हमारी जो पर कैपिटा एनुअल इनकम है वो बहुत ज़्यादा कम है, वो सिर्फ है $2200। और हमारे जो क्लाइमेट गोल्स हैं वो बहुत बड़े रख रखे हैं, ऐसा ऑथर का कहना है। तो इंडिया हैज़ शोन लीडरशिप इन डिक्लेयरिंग वॉलंटरी एम्बिशियस एनडीसीज इन पेरिस, लेकिन यहाँ पर जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो कमिटमेंट करने से बहुत पीछे भाग रहे हैं। इंडिया शुड यूज़ इट्स ग्लोबल स्टैचर, लॉबिंग पावर और लीडरशिप, और यहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज़ को हमें अकाउंटेबल ठहराने की ज़रूरत है। डेवलप्ड कंट्रीज़ डू वॉट दे शुड राइटली बी डूइंग, और उनको यहाँ पर जो फंड्स हैं वो ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पर ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है। तो जैसे हमारे पास G20 प्रेसिडेंसी आने वाली है, तो ये हमारा मेन एजेंडा होना चाहिए कि जो भी क्लाइमेट चेंज गोल्स हैं उनको अचीव किया जाए और डेवलप्ड कंट्रीज़ को उसके लिए अकाउंटेबल ठहराया जाए। द डेवलप्ड कंट्री मेंबर्स ऑफ G20 रूटीनली कॉर्नर डेवलपिंग कंट्रीज़ की, हम तो यहाँ पर सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है उनको भी मिरर दिखाने की ज़रूरत है। द परसूट ऑफ जस्टिस, अब ये आर्टिकल ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि इसमें DY चंद्रचूड़ की बातें बताई गई हैं कि उन्होंने कौन कौन से जजमेंट्स दिए हैं, लेकिन यहाँ पर हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मिनर्वा मिल्स केस मेंशन है, तो मिनर्वा मिल्स केस यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में था, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन है और यहाँ पर जो पार्लियामेंट के पास पावर है कि पार्लियामेंट यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है अंडर आर्टिकल 368, इसका मतलब ये नहीं है कि ये पावर एब्सोल्यूट है और यहाँ पर पार्लियामेंट पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड कर सकती है। तो यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन को बताया गया था कि आप यहाँ पर अमेंडमेंट कर सकते हो, लेकिन अमेंडमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट ना करे। फिर इसी मिनर्वा मिल्स केस में ही ये बताया गया था कि हमें एक बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत है बिटवीन द एफर्ट्स एंड द DPSP, तो बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत है बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड द DPSP, और अगर ये बैलेंस जो है ये मेंटेन नहीं होता है तो ये माना जाएगा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन है। तो ये मिनर्वा मिल्स केस में बताया गया था। तो बेसिकली यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इसकी यहाँ पर थोड़ी लिबरल इंटरप्रिटेशन किया गया था बेसिक स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट यहाँ पर केस है अडल्ट्री का, जो कि यहाँ पर मेंशन है। अब अडल्ट्री सेक्शन 497 में थी। अब सेक्शन 497 के अकॉर्डिंग ये था कि जो हस्बैंड है वो अपने वाइफ के लवर को प्रोसिक्यूट करा सकता है, और अगर गिल्टी पाया गया उसके वाइफ का लवर तो उसको यहाँ पर 5 साल की सज़ा हो सकती है। लेकिन जो मैरिड वुमेन है वो अपने हस्बैंड को प्रोसिक्यूट नहीं करा सकती है अडल्ट्री के लिए। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो हस्बैंड है वो तो अपनी वाइफ के लवर को प्रोसिक्यूट करा सकता है, लेकिन जो यहाँ पर वाइफ है, जो मैरिड वुमेन है, वो अपने हस्बैंड को प्रोसिक्यूट नहीं करा सकती फॉर अडल्ट्री। तो इसका मतलब ये है कि जो मैरिड वुमेन है सिर्फ उसका जो यहाँ पर लवर है उसको ही प्रोसिक्यूट किया जा सकता है बाय द हस्बैंड। तो ये टूल बन गया था हस्बैंड्स के पास कि वो यहाँ पर सेक्सुअलिटी ऑफ ए वुमेन को कंट्रोल कर सकते थे, और अडल्ट्री क्रिमिनलाइज्ड था। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि अगर हमने यहाँ पर अडल्ट्री को क्रिमिनलाइज कर रखा है तो ये पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसका मतलब ये है कि आप उन लोगों को पनिश कर रहे हो जो कि एक अनहैप्पी मैरिज में है, तो अडल्ट्री को आप क्रिमिनलिटी नहीं अटैच कर सकते उसके साथ। तो अगर यहाँ पर अडल्ट्री हो रही है तो उसके लिए सिविल रेमेडी हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो मैरिज है उसको डिसॉल्व करा दिया जाए, लेकिन ये यहाँ पर एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं हो सकता है। और बाकी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सेक्सुअल ऑटोनॉमी ऑफ द वुमेन की बात की थी विद इन मैरिज। तो पार्टनर्स इन मैरिज शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर सेक्सुअल ऑटोनॉमी, और मैरिज का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी ऑटोनॉमी को सीट करते हो। तो ये अडल्ट्री के जजमेंट में बात की गई थी। फिर यहाँ पर नवतेज
जौहर का केस मेंशन है जिसमें सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज किया गया था। तो यहाँ पर ये कुछ जजमेंट्स हैं। अब हम चलते हैं आगे। रिड्यूस, रीयूज एंड रीसाइकिल फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, सेज प्राइम मिनिस्टर। मेंटेनिंग दैट ऑल कंट्रीज मस्ट लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स ऑफ द पास्ट टू पेव वे फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। फिर यहाँ पर लाइफ की बात की गई, मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो हमें ऐसा एनवायरनमेंट के लिए हमें अपना लाइफ स्टाइल को थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पर वॉकिंग डिस्टेंस पर कोई चीज़ है तो हमें ज़रूरी नहीं कि हम वहाँ पर कार से ही जाएं, हम यहाँ पर फ्यूल को यूज़ करें, तो ये सब हमें नहीं करना है। तो हमें अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत है। फिर यहाँ पर अथर्व वेद को कोट किया गया है। मोदी सेट माता भूमि पुत्रोहम पृथ्वी, जिसका मतलब ये है अर्थ इज आवर मदर और हम हैं इसके चिल्ड्रन। इंडिया हैज़ अ ट्रेडिशन ऑफ वर्शिपिंग नेचर फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। और वेदास भी यहाँ पर मेंशन करते हैं द इंपॉर्टेंस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ नेचर सच एज वाटर, अर्थ, लैंड, फायर एंड विंड। तो मिशन लाइफ की यहाँ पर बात की गई। फिर यहाँ पर ग्लोबल कैंपेन ऑफ वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, मोदी सेट इंडिया नाउ वांट्स टू इंक्रीज इट्स पार्टनरशिप। तो क्लाइमेट चेंज के लिए इंडिया क्या क्या कर रहा है ये सब आप मेंशन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मिशन लाइफ, फिर यहाँ पर वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। अब हम चलते हैं आगे। Few in favor of views against government offensive ideas on social media। तो एक सर्वे किया गया और ये सर्वे किया है सेंटर फॉर डेवलपिंग सोसाइटीज़ ने। तो क्वेश्चन लोगों से ये पूछा गया, इफ़ अ पर्सन शुड बी फ्री टू एक्सप्रेस एन आइडियाज़, अगर ये ऑफेंसिव है तो 26% ने यहाँ पर पूरी तरीके से डिसएग्री किया कि एक पर्सन जो है अगर उसका आइडिया ऑफेंसिव है तो उसको एक्सप्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं। 14% सेट दिस समवॉट डिसएग्री, 9% ने इसके फेवर में यहाँ पर बोला और 15% ने यहाँ पर ये कहा कि वो समवॉट एग्री करते हैं। फिर यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या किया गया, कंसिडर दिस, अगर यहाँ पर किसी को ओपिनियन देना है अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑन सोशल मीडिया, हाउ एवर ऑफेंसिव और ऑब्जेक्शनेबल इट मे बी, तो यहाँ पर भी हमें सिमिलर ट्रेंड्स देखने को मिले। फॉर एग्जांपल 20% रिस्पॉन्डेंट्स ने ये कहा कि वो फुली डिसएग्री करते हैं इस आइडिया से कि यहाँ पर कंप्लीट फ्रीडम होनी चाहिए टू एक्सप्रेस ओपिनियंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑन सोशल मीडिया। 16% सेट दे समवॉट डिसएग्री एंड एन इक्वल नंबर सेट दे समवॉट एग्री, और 11% ने कहा दे आर इन कंप्लीट एग्रीमेंट। लिज ट्रस, तो 5 रीजंस की यहाँ पर लिज ट्रस को क्यों रिजाइन करना पड़ा एज यूके प्राइम मिनिस्टर। यूके लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टैग्नेशन को फेस कर रहा है, डबल डिजिट इन्फ्लेशन चल रहा है यूके में क्योंकि यूक्रेन में वॉर चल रहा है। द मिनी बजट, तो यहाँ पर जब लिज ट्रस आती हैं वो मिनी बजट को पेश करती हैं और यहाँ पर मिनी बजट में वाइड स्प्रेड टैक्स कट दिए जाते हैं और एनर्जी प्राइस गारंटी दी जाती है कि यहाँ पर जो एनर्जी प्राइस है इससे ऊपर नहीं बढ़ेगा। अब यहाँ पर सरकार जो है वो खर्च करने की बात तो कर रही है लेकिन सरकार का रेवेन्यू तो इंक्रीज हो नहीं रहा है, तो सरकार इतना ज़्यादा स्पेंड कहाँ से करेगी। मार्केट रिएक्शन, द मिनी बजट स्पूक्ड मार्केट पार्टिसिपेंट्स बिकॉज अ शार्प राइज इन बोरोइंग्स। तो यहाँ पर सरकार कैसे स्पेंड करती, सरकार यहाँ पर बोरोइंग्स करती एट अ टाइम जब यूके में वैसे भी इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन चल रहा है। तो इसकी वजह से यहाँ पर पैनिक रिएक्शन होने लग गया और इन्वेस्टर्स ने अपनी यूके एसेट्स को बेचना शुरू कर दिया क्योंकि उनको ये मानना था कि यहाँ पर जो सरकार है वो अपने डेट्स को रीपे नहीं कर पाएगी। एज सच द पाउंड स्टर्लिंग फेल टू हिस्टोरिक लोज अगेंस्ट द यूएस डॉलर और इंपोर्टेड इन्फ्लेशन की सिचुएशन और ज़्यादा वर्स हो गई और यहाँ पर जो इंपोर्ट्स हैं वो कॉस्टलियर हो गए। सिमिलरली इन्वेस्टर्स अनविलिंग टू लैंड मनी टू द यूके गवर्नमेंट, तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स ने अपने गवर्नमेंट बॉन्ड्स, अपने गिल्ड्स को सेल करना शुरू कर दिया जिसकी वजह से यहाँ पर प्राइजेस चले गए नीचे और ईल्ड्स चली गई ऊपर। एज अ प्राइस ऑफ गिल्ड्स फेल देयर ईल्ड्स और द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट दैट द मार्केट्स चार्ज फॉर लैंडिंग स्काई रॉकेटेड। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पर ब्रिटेन की इकॉनमी क्रैश होने लग गई और यहाँ पर लिज ट्रस को रेजिग्नेशन देना पड़ गया। प्रोमोटर शेयर्स इन लॉक इन पीरियड नॉट कोटेड फॉर गिफ्ट टैक्स पर्पस, तो यहाँ पर कोटेड और अनकोटेड शेयर्स क्या होते हैं पहले हमको ये डिस्कस करना है। अकॉर्डिंग टू द वेल्थ टैक्स एक्ट, कोटेड शेयर इन रिलेशन टू एन इक्विटी शेयर और अ प्रेफरेंस शेयर मीन्स अ शेयर जो कि कोटेड है ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज विद रेगुलरिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये होता है कोटेड शेयर और जो कोटेशंस होते हैं ऐसे शेयर्स के वो बेस्ड होते हैं ऑन करंट ट्रांजेक्शन मेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। और अनकोटेड शेयर क्या होता है, जो कोटेड शेयर नहीं है वो यहाँ पर अनकोटेड शेयर है। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर प्रोमोटर के लॉक्ड इन शेयर्स हैं तो वो फॉल होंगे अनकोटेड शेयर कैटेगरी में और उनके प्राइस ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा कोटेड शेयर्स के लिए। इसका मतलब ये है कि गिफ्ट टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। तो प्रोमोटर के शेयर्स अगर लॉक्ड इन टाइम पीरियड में हैं तो वो अनकोटेड शेयर कैटेगरी में फॉल होंगे और गिफ्ट टैक्स उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। सिर्फ यही ऑर्डर है। लास्ट वीक वाइल पासिंग इट्स ऑर्डर, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया कि शेयर्स अगर लॉक इन पीरियड में है तो उनको कोटेड शेयर कंसीडर नहीं किया जाएगा और उनके ऊपर गिफ्ट टैक्स नहीं लिया जाएगा एंड दस दे नीड टू बी वैल्यूड एज अनकोटेड शेयर्स टू डिटरमाइन द गिफ्ट टैक्स वायबिलिटी। क्योंकि सेबी के अकॉर्डिंग अगर ये यहाँ पर लॉक इन पीरियड में शेयर्स हैं तो आप इनको ट्रांसफर नहीं कर सकते। देयर इज अ कंप्लीट बार ऑन ट्रांसफर विच इज एनफोर्स्ड बाई इंस्क्राइबिंग द वर्ड्स नॉट ट्रांसफरेबल इन द रेलेवेंट शेयर सर्टिफिकेट्स। अब यहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसफर है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसफर के अकॉर्डिंग हम इनको कोटेड शेयर्स नहीं मान सकते अगर ये लॉक इन पीरियड में है। नेक्स्ट यहाँ पर वॉर एंड द क्राइसिस इन यूरोप।
अब यूरोप में क्राइसिस क्यों हुई है? तो यूक्रेन के वॉर की वजह से। यूरोपियन नेशंस बरीड डीप डिफरेंसेस और यूनाइटेड खड़े हैं एज लिबरल डेमोक्रेसीज अगेंस्ट व्लादिमीर पुतिन्स एग्रेशन। दे आर नाउ मोर कमिटेड टू स्ट्रेंथन कि हमें नेटो को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना है और यहाँ पर जो कलेक्टिव सिक्योरिटी की प्रमाइस है इसको बिल्ड करना है। फिनलैंड और स्वीडन भी यहाँ पर नेटो को ज्वाइन करना चाहते हैं। द डिसीजन बाई बर्लिन कि यहाँ पर जो जर्मनी है वो अपनी आर्मी को स्ट्रेंथन करेगा, तो ये एक टर्निंग पॉइंट है। द यूरोपियन यूनियन हैज़ रिलैक्स्ड इट्स इमिग्रेशन लॉज टू अकोमोडेट रेफ्यूजीज फ्रॉम यूक्रेन। यूरोप इज स्टेयरिंग एट अ डार्क विंटर ऑफ एनर्जी शॉर्टेजेस। तो एनर्जी के प्राइसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई हैं और रशिया से भी यहाँ पर उतनी ज़्यादा सप्लाई नहीं आ रही है। जो सप्लाई वो 90% तक कम हो चुकी है, जिसकी वजह से प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए हैं। 40% ऑफ यूरोप्स गैस रशिया से आती है। जर्मनी इसका सबसे बड़ा कंज्यूमर है एंड इवन आफ्टर द सैंक्शंस EU कंट्रीज लगातार गैस को इम्पोर्ट कर रहे हैं। प्यूनिटिव कट्स बाय द पुतिन, जिसकी वजह से जो सप्लाई है वो रिड्यूस हो चुकी है बाई 90%। और यूरोपियन लीडर्स का ये कहना है जो मॉस्को है वो गैस सप्लाईज को वेपनाइज कर रहा है। नॉर्ड स्ट्रीम द 1200 किलोमीटर गैस पाइपलाइन वो फंक्शनल भी नहीं है क्योंकि ये अनऑपरेटिव हो रखी है सिंस अगस्त। जर्मनी में इन्फ्लेशन चल रहा है 10%। स्टर्न टेस्ट फॉर अलायंस। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि हमें 3 लाइंस के ऊपर काम करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पर गैस की डिमांड को रिड्यूस करना है। अब विंटर में गैस की डिमांड कैसे रिड्यूस होगी वो उनको ही पता होगा। इंश्योरिंग सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई एंड कंटेनिंग प्राइसेस। सम EU कंट्रीज़ ने ये सोचा है कि जो गैस इंपोर्ट कर रहे हैं हम रशिया से उसके ऊपर प्राइस कैप लगा देते हैं। बाकी यहाँ पर कुछ का ये मानना है जो यूरोपियन कंट्रीज़ है कि हम यहाँ पर प्राइस कैप सिर्फ रशिया से गैस इंपोर्ट पर लगाएं या फिर ओवरऑल लगा दें। बट अदर्स हैव रिजर्वेशन अबाउट अ यूरोप ओनली मैकेनिज्म विच कुड नज सप्लाइज टू सेल टू दोज इन अदर रीजन्स जो कि विलिंग है ज़्यादा पे करने के लिए। सम वांट द प्राइस कैप टू बी अप्लाइड ओनली टू रशिया, अदर वांट्स कि यहाँ पर सारी गैस सप्लाइज के ऊपर यहाँ पर प्राइस कैप को लगा देना चाहिए। यूरोपियन डिप्लोमेट्स इंसिस्ट कि जो लोग हैं वो यहाँ पर काफ़ी आगे हैं और लोग अपने कंफर्ट को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हैं टू अपहोल्ड द डेमोक्रेटिक एंड इंटरनेशनल प्रिंसिपल। तो लोग यहाँ पर अपने कंफर्ट को भी सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हैं। पुतिन्स न्यूक्लियर थ्रेट, तो पुतिन यहाँ पर न्यूक्लियर थ्रेट की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर 2 कैंप के लोग हैं, एक है पीस कैंप के लोग, एक है जस्टिस कैंप के लोग। तो यहाँ पर जो पीस कैंप के लोग हैं वो ये चाहते हैं कि वॉर यहाँ पर एंड हो जाए, भले ही यहाँ पर यूक्रेन के कुछ रीजन रशिया के पास ही क्यों ना चले जाए। जो लेटर कैंप है जो कि जस्टिस कैंप है वो ये मानता है कि रशिया को यहाँ पर सीवियरली पनिश करना चाहिए और उसके लिए वो अपने कंफर्ट को भी जाने देंगे। अ थर्ड ऑफ ऑल रिस्पॉन्डेंट्स वर इन द पीस कैंप, अ लिटिल मोर देन अ फिफ्थ इस व्यू के हैं कि यहाँ पर रशिया को हराना जरूरी है तभी यूरोप में पीस आ सकता है। पुतिन्स न्यूक्लियर रिटोरिक में ऑल्सो वर्क एज अ यूनिफायर, हिज थ्रेट टू यूज ऑल मीन्स अवेलेबल एंड रेफरेंस टू वेरियस मीन्स अवेलेबल टू डिफेंड रशियन टेरिटरी। नेक्स्ट यहाँ पर ये बताया गया है कि पीस एफर्ट्स क्यों नहीं हो पा रहे हैं, डिप्लोमेसी क्यों नहीं काम आ रही, यहाँ पर मीडिएशन एफर्ट्स क्यों नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर मीडिएशन एफर्ट्स इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि कोई ये नहीं चाहता कि यूक्रेन हारे और ये भी नहीं चाहता कि रशिया जीते। बट ऑल अटेम्प्ट्स सो फार हैव बिगन विद द प्रेमाइस दैट यूक्रेन कांट बी अलाउड टू लूज एंड रशिया कांट बी अलाउड टू विन, जिसकी वजह से यहाँ पर डिप्लोमेसी लगातार फेल हो रही है। अक्टूबर स्टॉर्म इन बे ऑफ बंगाल, और इसका जो नाम है वो है सितरंग, द नेम सितरंग, और ये दिया है थाईलैंड ने। इससे पहले जो अक्टूबर साइक्लोन आया था बे ऑफ बंगाल में उसका नाम था तितली 2018 में। जब यहाँ पर साउथ वेस्ट मानसून का विड्रॉल होता है उसके बाद ओशियन हीटिंग में राइज होता है। जब ओशियन हीटिंग में राइज होता है उसकी वजह से सी सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज होता है। सी सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो कंडीसिव कंडीशंस यहाँ पर बिल्ड होती हैं और यहाँ पर साइक्लोन फॉर्म और इंटेंसिफाई होना स्टार्ट हो जाते हैं इन अक्टूबर। तो ये यहाँ पर रीजन है। फिर यहाँ पर ये बताया गया है साइक्लोन्स इन द अरेबियन सी, इन कंपैरिजन टू द बे ऑफ बंगाल ओनली 32 स्टॉर्म्स हैव डेवलप्ड इन द अरेबियन सी इन अक्टूबर सिंस 1981। और अगर यहाँ पर 5 स्टॉर्म्स आते हैं तो 4 आते हैं बे ऑफ बंगाल में। इसका रीजन आपको मुझे बताना है कि बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा स्टॉर्म्स क्यों आते हैं अरेबियन सी के कंपैरिजन में। ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा वैसे। अब हम चलते हैं आगे। न्यू पेट स्कैन कैन डिटेक्ट अर्लियर साइन ऑफ अल्जाइमर। अब ये पेट क्या है, ये है पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी इमेजिंग टेक्निक जो कि डिटेक्ट कर सकती है अल्जाइमर के अर्लिएस्ट साइन। पेट किसके लिए यूज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। द टेक्निक इन्वॉल्व्स एन एजेंट अ रेडियो ट्रेसर नेम्ड 18FSMBT1 जो कि डिटेक्ट कर सकता है प्रेजेंस ऑफ ओवर एक्सप्रेस्ड मोनोअमाइन ऑक्सीडेज बी एंजाइम इन कॉग्निटिवली अनइम्पेयर्ड इंडिविजुअल्स जिसमें हाई बीटा एम्ब्लॉइड है। तो ये आपको पता होना चाहिए पेट इमेजिंग टेक्निक किस लिए यूज़ हो रही है, तो अल्जाइमर्स के अर्ली साइन को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ हो रही है। तो ये क्या डिटेक्ट करता है, ये डिटेक्ट कर सकता है प्रेजेंस ऑफ ओवर एक्सप्रेस्ड मोनोअमाइन ऑक्सीडेज बी। नेक्स्ट यहाँ पर जेम्स वेब टेलीस्कोप की बात की गई है। तो अगर आप स्टैटिक पोर्शन के PDF को बाय करो तो आपको जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में पता चल जाएगा, वरना आपको खुद से पढ़ना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जेम्स वेब टेलीस्कोप पिलर्स ऑफ क्रिएशन कैप्चर्ड बाई वेब
टेलीस्कोप्स नियर इंफ्रारेड व्यू, तो आप ये देख सकते हो ये क्या कैप्चर किया गया है। द वेब इज डिजाइन टू सी इंफ्रारेड लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद वेवलेंथ्स लॉन्गर देन विजिबल लाइट, जो कि ह्यूमन आई नहीं देख सकता है। फिर यहाँ पर बात की गई है ईगल नेबुला की, जो कि 6500 लाइट ईयर्स है फ्रॉम अर्थ, और ये है कॉन्स्टलेशन सर्पेंस में, जो कि लैटिन वर्ड है सरपेंट के लिए। इकोनॉमी में गवर्नमेंट नाउ मल्स सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम फॉर एक्सपोर्ट्स, तो जैसे इंपोर्ट्स के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है, वैसे ही एक्सपोर्ट्स के लिए भी सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के बारे में बातचीत चल रही है। तो सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम होगा तो उसकी वजह से यहाँ पर जो टाइम है वो कम हो पाएगा। इन लाइन विद द एग्जिस्टिंग क्लियरेंस सिस्टम फॉर इंपोर्ट्स, द गवर्नमेंट इज नाउ planning to introduce a single window clearance system for the exports. A system is in the works where web based registration of goods, इसके अलावा स्पेशल इकोनॉमिक जोन से भी जो गुड्स है उनका भी एक ही जगह सारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यहाँ पर आइस गेट की बात की गई है। जो आइस गेट पोर्टल है, इंडियन कस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक गेटवे इज द नेशनल कस्टम्स पोर्टल ऑफ CBIC, जो कि ई फाइलिंग सर्विसेज की प्रोवाइड करता है। तो आइस गेट पोर्टल आपको पता होना चाहिए। बाकी यहाँ पर सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात की जा रही है। तो रुपी हमने देखा था कि रुपी यहाँ पर 83 के मार्क को क्रॉस कर चुका था, उसके बाद RBI ने यहाँ पर इंटरवीन किया और यहाँ पर रुपी का डेप्रिसिएशन थोड़ा कम हुआ। द इंडियन रुपी ऑन थर्सडे रिकवर्ड ऑन suspected Reserve Bank intervention after hitting a record low of 83.29 against the dollar during the daily session. तो RBI ने इंटरवीन किया है। हमने यहाँ पर बहुत बार डिस्कस किया कि RBI को इंटरवीन करना चाहिए या RBI को इंटरवीन नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए कि RBI को इंटरवीन करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने रीड किया। तो फर्स्ट जो हमने न्यूज़ रीड की वो ये रीड की कि लिज ट्रस्ट ने यहाँ पर रिजिग्नेशन दे दिया है। इंडो रशिया ट्रेड यहाँ पर इंक्रीज हो गया है और ये पहुँच चुका है $18,229 मिलियन। क्यों इंक्रीज हुआ है? क्योंकि यहाँ पर ऑयल और फर्टिलाइजर का इंपोर्ट जो है वो इंक्रीज हो गया है। टीच इन मदर लैंग्वेज अंटिल एज 8, तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज एजुकेशन, इनका ये कहना है कि यहाँ पर 8 साल तक के बच्चे को उसके मदर टंग में ही पढ़ाना चाहिए। इसकी वजह से जो ग्रास्पिंग पावर है वो भी इंक्रीज़ होती है। अगर यहाँ पर बच्चा जब स्कूल में जाता है, आप बिल्कुल नई लैंग्वेज में पढ़ाना स्टार्ट कर देते हो, तो जो भी यहाँ पर उसने लर्न किया होता है 3-4 सालों में, वो सब रिवर्स होने लगता है और आसान होता है अगर उसको मदर लैंग्वेज में ही पढ़ाओ कि वो यहाँ पर ग्रास्प कर सकता है कॉन्सेप्ट को ज़्यादा आसान तरीके से। फिर यहाँ पर बुकर प्राइज़ की बात की गई है, जो कि मिला है शहनान करुणा तिलाका, और ये श्रीलंका के हैं। और इनकी नॉवल का क्या नाम है? तो नॉवल का नाम है द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा, और जिसका ट्रांसलेशन है चेक्स विद द डेड। और बाकी यहाँ पर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का डेटा मेंशन किया गया है। जो यहाँ पर गूगल है वो अपनी डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज़ करता है, तो CCI ने उसको यहाँ पर बोला है कि आपको यहाँ पर 1337 करोड़ रुपए पे करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है इन्वेस्ट इन डिफेंस इंडस्ट्री, और हमारा टारगेट ये है कि हमें डिफेंस प्रोडक्शन इंक्रीज करना है फ्रॉम $12 बिलियन टू $22 बिलियन बाई 2025। और डिफेंस एक्सपो चल रहा है जो कि चल रहा है गांधीनगर गुजरात में। तो पहले ये माना जाता था कि डिफेंस और डेवलपमेंट दोनों साइमल्टेनियसली नहीं हो सकते। या तो आप डिफेंस के ऊपर ही फोकस कर सकते हो या तो आप डेवलपमेंट के ऊपर ही फोकस कर सकते हो। अगर आप एक के ऊपर फोकस करोगे तो दूसरे के ऊपर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन सरकार का ये कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, साइमल्टेनियसली दोनों काम किए जा सकते हैं। बाकी हमने यहाँ पर 4th पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट निकाली है, जिन आइटम्स के इंपोर्ट को हम बंद करेंगे और हम उसको इंडिया में ही बनाएंगे। नेक्स्ट, हाउ नॉट टू मेजर हंगर, तो यहाँ पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात की गई है, जो कि निकालता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड 12th हंगर हाइव, और हमारी रैंकिंग है 107, जो कि काफ़ी ज़्यादा खराब है। अब इसमें 4 इंडिकेटर्स को लिया जाता है: अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड मोर्टेलिटी, चाइल्ड वेस्टिंग एंड चाइल्ड स्टंटिंग। तो ऑथर ने सबसे पहले ये बताया कि अंडर नरिशमेंट के लिए डेटा यूज़ किया गया फाओ का, जो कि डेटा बेस्ड होता है एक ओपिनियन पोल पर 3000 लोगों का सैंपल होता है, जो कि रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है एंटर पॉपुलेशन का। बाकी यहाँ पर जो 3 इंडिकेटर्स हैं, चाइल्ड मोर्टेलिटी और उसके अलावा यहाँ पर चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, तो ये सिर्फ सॉलिडली हंगर की वजह से नहीं होते हैं, और भी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से चाइल्ड स्टंटिंग, ये चाइल्ड वेस्टिंग होता है। नेक्स्ट, डेथ ऑफ ए वर्कर, तो कतर में जो भी माइग्रेंट्स गए थे इंडिया में और जो भी स्टेडियम वगैरह बनाया गया जहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप होगा, तो उसमें काफ़ी माइग्रेंट्स की यहाँ पर डेथ हो गई। तो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट को इंटरवीन करने की ज़रूरत है, और यहाँ पर जो गल्फ़ की लीडरशिप है उनसे बात करने की ज़रूरत है कि आपको यहाँ पर जो अपनी कंडीशंस हैं उनको इंप्रूव करने की ज़रूरत है, और यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट को भी इंश्योरेंस प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। ये सब यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट है इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी, जो कि इंडिया में एब्सेंट है, वो यहाँ पर होनी चाहिए। क्लाइमेट फ्रंट, तो डेवलप्ड कंट्रीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ में ही हुआ है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का स्टॉक हो रखा है एटमॉस्फेयर में। तो उसके लिए डेवलप्ड कंट्रीज़ को $100 बिलियन जो कि उन्होंने वादा किया था, वो उनको डेवलपिंग कंट्रीज़ को देने की ज़रूरत है, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, यहाँ पर हमने कुछ जजमेंट डिस्कस किए थे। तो एक तो अडल्ट्री वाला जजमेंट डिस्कस किया था, नवतेज सिंह जौहर केस डिस्कस किया था, मिनर्वा मिल्स केस डिस्कस किया था, और ये सब आपको पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं आगे। तो यहाँ पर मिशन लाइफ और रिड्यूस रीयूज रीसाइकिल फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर।
तो यहाँ पर एक सर्वे किया गया, फ्यू इन फेवर ऑफ व्यूज अगेंस्ट गवर्नमेंट, तो ये तो आप खुद से रीड कर सकते हो। लिस्ट ट्रस्ट ने यहाँ पर क्यों रेजिग्नेशन दिया, क्योंकि यहाँ पर मिनी बजट पेश किया गया था जिसमें टैक्स कट की बात की गई थी और गवर्नमेंट यहाँ पर स्पेंड करेगी। अब यहाँ पर अगर आप टैक्स कट कर रहे हो तो आप स्पेंड कहाँ से करोगे, इसका मतलब ये है आप बोरोइंग करोगे। अब यहाँ पर जब बोरोइंग की बात आई तब यहाँ पर यूके के इन्वेस्टर्स को लगा कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो अपने डेट को रीपे नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर उन्होंने जो भी उनके पास बॉन्ड्स थे उन्होंने सेल करना स्टार्ट कर दिए और यहाँ पर जो पाउंड स्टर्लिंग है वो क्रैश कर गया। तो द मिनी बजट स्पूक्ड मार्केट पार्टिसिपेंट्स बिकॉज द शार्प प्राइस इन बोरोइंग्स एट अ टाइम यूकेज ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स हैव बीन इफी एट बेस्ट इम्प्लाइड कि गवर्नमेंट अपने डेट को रीपे नहीं कर पाएगी। पैनिक में इन्वेस्टर्स ने अपने पॉसिबल यूके एसेट्स को सेल करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से प्राइस चले गए नीचे और यहाँ पर यील्ड्स चली गई ऊपर। एज सच द पाउंड स्टर्लिंग फेल टू हिस्टोरिक लोज अगेंस्ट द यूएस डॉलर। नेक्स्ट यहाँ पर प्रोमोटर शेयर्स इन लॉक इन पीरियड, तो उनको यहाँ पर कोटेड नहीं माना जाएगा और उनको अनकोटेड शेयर माना जाएगा, तो इसका मतलब ये है उनके ऊपर गिफ्ट टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। वॉर एंड द क्राइसिस इन यूरोप, तो यहाँ पर यूरोपियन लीडर्स की बातचीत हुई है और ये कहा गया है कि हमें यहाँ पर 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करना है और वो यहाँ पर जो 3 पॉइंट्स ये हैं कि हमें डिमांड को रिड्यूस करना है, कि गैस की डिमांड को रिड्यूस करना है और सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई को इंश्योर करना है एंड कंटेनिंग प्राइजेस। अब ये प्राइजेस को कंटेन करने के लिए इन्होंने ये सोचा है कि जो यहाँ पर गैस है उसके ऊपर एक प्राइस कैप लगा देते हैं, गैस इंपोर्ट्स के ऊपर एक प्राइस कैप लगा देते हैं। लेकिन अभी तक इनको प्रोसीजर नहीं पता है कि गैस इंपोर्ट्स के ऊपर कैसे प्राइस कैप लगाएंगे, सारे सप्लायर्स के ऊपर लगाएंगे या सिर्फ रशिया के सप्लायर्स के ऊपर लगाएंगे और इसकी वजह से क्या इंपैक्ट होगा ये अभी इनको पता नहीं है। बाकी इनका ये कहना है कि जो लोग हैं वो अपने कंफर्ट्स को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हैं क्योंकि उनको अपहोल्ड करना है डेमोक्रेटिक एंड इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट अक्टूबर स्टॉर्म इन बे ऑफ बंगाल, जिसका नाम है सितरंग और ये नाम दिया है थाईलैंड में। आपको मुझे ये क्वेश्चन बताना है कि बे ऑफ बंगाल में ही क्यों ज़्यादा स्टॉर्म्स आते हैं कंपेयर टू अरेबियन सी। नेक्स्ट है यहाँ पर न्यू पेट स्कैन, तो पेट का क्या नाम है, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी इमेजिंग टेक्निक, जो कि डिटेक्ट कर सकती है अल्जाइमर को। नेक्स्ट है जेम्स वेब टेलीस्कोप और यहाँ पर हमने पिलर्स ऑफ क्रिएशन देखा और ईगल नेबुला जो कि 6500 लाइट ईयर्स दूर है फ्रॉम अर्थ और ये कॉन्स्टलेशन सर्पेंट्स में है जो कि लैटिन वर्ड है फॉर सर्पेंट। गवर्नमेंट यहाँ पर मल कर रही है कि सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम होना चाहिए एक्सपोर्ट्स के लिए और यहाँ पर हमने आईस्केट पोर्टल डिस्कस किया जो कि नेशनल कस्टम्स पोर्टल है सीबीआईसी का। सीबीआईसी ये है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो रुपी बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट कर रहा था तो आरबीआई ने इंटरवीन किया और रुपी यहाँ पर थोड़ा बहुत रिकवर हो गया है। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।